नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव 2021 में नहीं बल्कि 2022 में होने हैं, 2022 की शुरुआत में और उससे पहले ही। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो सियासी घमसान जारी है, इस घमसान ने न सिर्फ अब ये कि लोग अपनी अपनी पार्टी के दावे को मजबूती से रख रहे हैं, बल्कि अब एक दूसरे पर खुलेआम इल्जामात लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यानी कि अवाम की नज़र में जो मुखालिफ पार्टी है वो सबसे कमज़ोर है, अवाम की नज़र में जो खुद की पार्टी है वो सबसे मजबूत है। अब लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश या बिहार या खास तौर से शुमाल की जो रियासतें हैं वहां पर कोई भी इंतखाब, कोई भी चुनाव जाति और जातिगत जो समीकरण है उसको साधे बगैर जीता नहीं जा सकता। और इसीलिए कई ऐसी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं जिनका बुनियाद जो है या जिनका आधार या जिनकी बुनियाद वो सिर्फ जातिगत वोट के आधार पर ही है। यानी जात पर मबनी जो गिरोहबंदी है, जात पर मबनी जो सियासी आप कह सकते हैं एक शक्ल है, उसकी वही उसकी बुनियाद है। और इसलिए अब लगातार ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो चाह रही हैं कि छोटी छोटी सियासी जमातों को अपने में मिला लिया जाए। और हर छोटी बड़ी सियासी जमात यानी खास तौर से छोटी जमातें हैं वो किसी न किसी खास सामाजिक जो ग्रुप है उसकी नुमाइंदगी करती हैं। मिसाल के तौर पर ओपी राजभर ने अब अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली है। उधर अपना दल के लीडर जो है वो उनकी बातें आ रही हैं कि वो प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं। ये RLD के नेता जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। अपना दल जो फिलहाल अभी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उसकी भी जो दूसरी जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी कि वो भी ये देख रहे हैं कि किसके साथ जुड़ने में भलाई हो सकती है। अभी किसके साथ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले इंतखाबात के मद्देनजर अब किसके साथ जुड़ना चाहिए इसे तोला जा रहा है, समझा जा रहा है। हम आज इसी पर अगले आधे घंटे गुफ्तगू करेंगे और खास तौर से इस बात पर भी कि कैसे अब चुनाव में वैसे मुद्दे आने लगे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो वोटर्स हैं उनके बीच डिवीजन बनाने में एक बड़ा फायदा सियासी तौर पर हासिल होता है। पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटा क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानता। 50% पुलिस में भर्ती महिलाओं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। तो हमारे साथ अगले आधे घंटे कुछ खास मेहमान होंगे। उनमें से अंशु अवस्थी होंगे तर्जुमान कांग्रेस, ओपी सिंह होंगे तर्जुमान बीजेपी और मोहम्मद अब्बास होंगे समाजवादी पार्टी के लीडर। आप सभी का इस्तकबाल है। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो चुनावी गहमा गहमी है, जो बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, चाहे उससे आवाम को लुभाना मकसद हो या फिर ये कि जो मुखालिफ पार्टी है उस पर निशाना साधना मकसद हो, क्या कह रहे हैं बड़े बड़े पार्टियों के नेता, क्या कह रहे हैं इत्तेहाद को लेकर, क्या कह रहे हैं अपनी कामयाबी को लेकर। एक बयान जरा सुनते हैं। 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। वहां निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं, रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। ये काम 2017 के पहले भी प्रदेश में किए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। छोटी छोटी पार्टियों से जो हमने कई समान विचारधारा की पार्टियां, सेकुलर पार्टियां और सेकुलर पार्टियों के साथ साथ एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से हम अलायंस जरूर करके सत्ता परिवर्तन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। हमने फैसला लिया है कि 50% पुलिस में भर्ती महिलाओं की जाएगी और सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, हर विभाग में 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। अलायंस की बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हमारी चल रही है।
बहुत जल्दी उस संबंध में हम घोषणा करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, ये हमारे निश्चय हैं। तो ये भी फैसला लें कि कोई ताकत ऐसी हो जो जातियों में लड़ाई के, धर्म में लड़ाई कराए, हम नहीं उनकी विचारधारा को मानेंगे। हम समाजवादी विचारधारा, जो हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने का काम करें। बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी तक तो हम लोग ये मानते थे कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि वो लैपटॉप तो लैपटॉप, वो मोबाइल भी नहीं चला पाते। सोचो, जो लैपटॉप न चला पाए, मोबाइल न चला पाए आज के जमाने में, वो नौजवानों आपकी क्या बात समझे? हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। बरसों आप तमाम ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी हजारों किलोमीटर का फासला तय करके उत्तर प्रदेश में इसलिए आया है ताकि इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो सके। तो ये आपने सुन लिया तमाम जो जमातें हैं बड़ी छोटी, उनके कुछ बयानात। कुछ और जमातें रह गई, सबको अभी हम सुना नहीं सकते थे। हमारे साथ ओपी सिंह साहब हैं, तर्जुमान बीजेपी, अंशु अवस्थी तर्जुमान कांग्रेस, और मोहम्मद अब्बास समाजवादी पार्टी लीडर। मैं सबसे पहले अवस्थी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी ने ये जो लीड लिया है, ये महिलाओं को 40% टिकट देने के नाम पर स्कूटी और ये स्मार्टफोन देने की बात कहकर, और महिलाओं को यानी खवातीन को जो सरकारी बस है उनमें मुफ्त सफर करने के वादे को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये एक अहम मुद्दा होगा, यानी खवातीन यानी का जो सशक्तिकरण है, वेमेन एम्पावरमेंट, क्या इस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे आवाम के बीच और आपको जीत मिल जाएगी? साल से देखिए उत्तर प्रदेश में तो लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब उनके साथ घटनाएं हुई तो ना तो सत्ता पक्ष का कोई खड़ा हुआ और ना ही विपक्ष में कांग्रेस को छोड़कर किसी ने उनके लिए आवाज उठाई। तो ऐसे में जरूरत है कि महिलाएं राजनीति में ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ है वो महिलाओं का हुआ है, और सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी कहती महिला पर अत्याचार बढ़ा है। तो ऐसे में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो कांग्रेस पार्टी के टिकट हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के, हम 40% टिकट उनको देंगे। उसका सीधा मकसद ही यही है कि जब उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक संख्या में होगा, एक निश्चित अच्छी संख्या में होगा, तो निश्चित तौर से अच्छे वो फैसले लेंगी। और महिलाओं को लेकर पुरुषों की भी इच्छा है, जो स्वस्थ राजनीति करते हैं, जो स्वस्थ मानसिकता रखते हैं, उनकी भी इच्छा है कि महिलाएं राजनीति में आगे आए, क्योंकि महिलाएं एक घर में क्या क्या जरूरत है अच्छे से समझती हैं। आप देख रहे हैं आजकल वो लोग सत्ता में है जिनके घर नहीं है, तो उन्होंने पूरे देश के लोगों के घरों को परेशान कर रखा है, महंगाई से, महंगी रसोई गैस से, महंगे पेट्रोल डीजल से। तो महिलाएं जब सत्ता में आएंगी तो निश्चित तौर से वो इसका भी ध्यान रखेंगी। और कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिला। आपको क्या लगता है अगर उत्तर प्रदेश की कोई महिला मुख्यमंत्री होती तो किसी की बेटे को बिना ऑक्सीजन और बेड के मरने नहीं देती? ये मैं दावे से कहता हूं। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के न घर मैं फर्स्ट रिएक्शन लेता हूं। ओपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान बीजेपी। ओपी सिंह साहब, क्या कांग्रेस जो है ये महिला सशक्तिकरण नहीं, विमेन एम्पावरमेंट वाले मुद्दे पर क्या रेस में आगे निकल जाएगी? देखिए अब्बास साहब, मेरा मानना यह है कि 2022 का चुनाव निकट है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने भी जो महिलाओं के संबंध में किया, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन विश्वास भी जनता को होना चाहिए कि जब आप 30 साल से उत्तर प्रदेश में पैदल हैं, 2 बार से केंद्र में आप पैदल हैं, आपकी 70 साल सरकारें रही केंद्र की, उसमें पूरे देश ने देखा है
कि आपने जो है क्या किया है। आप ये बताइए कि आज जब चुनाव 4.5 साल तक किसी का पता नहीं रहा, अब जब चुनाव सिर पर आया है तो कोई विजय यात्रा निकाल रहा, कोई रथ यात्रा निकाल रहा, कोई प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहा, कोई रथ यात्रा निकाल रहा। कहते हैं ठीक है, ये तो साड़ी खिंचवाने वाले लोग हैं। ये 2:30 बजे रात को एक दलित बेटी को मिट्टी का सरकार तेल बन रही है जलवाने वाले लोग हैं। किस स्थान के लिए लड़ रहे हैं? वो चौथे के लिए लड़ रहे हैं या निर्दलियों से पीछे के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, यह कह देना, उनको पता कि मुझे सरकार में नहीं आना है, जनता मुझे नकार चुकी है। जनता परिवारवादी पार्टियों को, जातिवादी पार्टियों को, तुष्टिकरण वाली पार्टियों को नकार चुकी है। अच्छा ही बताइए, जब हमको सरकार में आना ही नहीं उनको है, तो हम 20 लाख नौकरी देंगे, फ्री हम यात्रा देंगे। जिसने 70 साल में 1 रुपया किसी को स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया, वो 10 लाख की स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। बस में, अरे भैया आप पूछिए ना उनसे कि जहां देश के अंदर की सरकारें हैं, क्या ये सुविधाएं उन्होंने मुहैया कराई है? कोरोना की बात कर रहे हैं, देश उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है, लेकिन कोरोना में सबसे ज्यादा मौत कहाँ हुई? महाराष्ट्र में, जहाँ इनके सहयोग से सरकार बनी। ये तो इनकी नेता जो है समझ में नहीं आता कि वो राष्ट्रीय महासचिव है कि उत्तर प्रदेश महासचिव है। जब चुनाव आता है, अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के तर्जुमान। मैं उनसे भी आपको ओपी सिंह जी, आप जो कह रहे हैं उस पर जवाब ले लेता हूं। समाजवादी पार्टी के लीडर आप हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बीजेपी के लोग अभी कह रहे हैं कि जब चुनाव करीब आया है तो आप लोग जो है सड़कों पर आए मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, इससे पहले आप कहां थे? तो ये सवाल है। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में वाकई वेमन एम्पावरमेंट या फिर महंगाई या बेरोजगारी, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द जो है अवाम अपना मन बनाएंगे वोट देने का? अब्बास साहब। उत्तर प्रदेश में एक नहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जी। सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का है। कोरोना के आप में से किसी के पास भी अगर टेलीविजन ऑन है तो उसकी आवाज कम से कम बंद कर दें। अब्बास साहब जी बंद कर दी, बंद जी। तो एक मुद्दे नहीं बहुत मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल, 4.5 साल और 5वां साल पूरा होने जा रहा है, कोई काम नहीं किया। सिर्फ अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों का फीता काटा है। कोई रोड नहीं बनाया, कुछ नहीं करा। कोरोना जैसी महामारी जिसमें नदियां लाशों से पट गई, गंगा और जमुना के तट भर गए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ महिलाओं का अपमान किया, बेटियों का बलात्कार किया। भारतीय जनता पार्टी के एमपी, एमएलए और उनके कार्यकर्ताओं, जो इनका महिला बचाओ अभियान था, बेटी बचाओ अभियान था, तो इन्होंने एक अभियान चलाया कि लोगों को फिर अपनी बेटी बचाने का अभियान चलाना पड़ा। इतने मुद्दे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक पल भी सत्ता में बने रहने लायक नहीं है। तीनों कृषि के काले कानून, सैकड़ों किसानों की मौत, और उसके बाद भी देश और प्रदेश के मुखियाओं का मौन। किसी भी सभ्य समाज और विश्व में के पटल पर ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसान भरी ठंडों में, गर्मी में, बरसात में मरता रहा। जो एक हीरो के मरने पर, मुंबई के बॉलीवुड का कोई हीरो मरता तो उस पर आंसू बहाने खड़े जाते हैं, लेकिन सैकड़ों किसानों के बेटे मर गए ठंड में, गर्मी में, बरसात में। इनकी जबान पे एक लब पे एक अल्फाज नहीं आया। तो समय देख रहा है 2022 में मुख्य मुद्दा है परिवर्तन। सारे मुद्दे उसमें हैं और वो परिवर्तन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी। 2022 में वो शानदार सरकार बनेगी। ओपी सिंह साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? ओपी सिंह साहब बोलिए। यात्रा निकली और समय समय पर, अब देखिए ऐसा है कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मतगणना ओपी सिंह जी क्या जवाब देंगे? 5 साल काम तो आपके चैनल पर सभी जीतेंगे, सभी सरकार सवाल हमें करने तो आपने देखा कि 2000 जब रथ यात्राएं और कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, जो लाखों लाख लोगों का जनसमूह सड़कों पर खड़े होकर स्वागत करता है, वो इस बात का द्योतक है, प्रतीक है कि अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। और अहंकार से हंसने वाला रावण भी जब पराजित हुआ था तो उसकी भी हंसी कहाँ गई थी? बहुत हंसना नहीं चाहिए, सोच समझ कर हंसना चाहिए, कहीं आपकी हंसी अहंकार का रूप ना ले ले। मैं अपने भाई को यही कहूंगा कि इतना हंसिए कि वो हंसी आपकी अहंकार न साबित हो।
अरे इनको बताइए ना कि ये डाटा लेकर किया है। 2017 से अब तक सरकार बनने के बाद हमने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरी दी है, 3 लाख संविदा पर नौकरी दी है। प्रत्येक जनपद में एक जनपद एक उत्पाद के तहत हमने नौजवानों को जो है रोजगार दिया। हमने बैंक ऋण योजना के अब्बास साहब, इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां दी गई, फिर क्यों आपको लगता है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, समाजवादी आ जाएगी? कहाँ दी गई? अरे साहब, तो कहा नौकरी दी बता तुझे हमें? 20 लाख करोड़ बांट दिए इन्होंने, किसी को मिले नौकरियां? लोग आत्महत्या कर रहे हैं, खाद मिलने नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसको नौकरी दी? कोरोना के बाद डेटा निकालिए, पूरी दुनिया का निकालिए, भारत का निकालिए, उत्तर प्रदेश का निकालिए, नौकरियां छीनी है, किसी को नौकरी नहीं मिली। झूठ बोलते हैं, ये नौकरियां निकालते हैं कहीं हाई कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट में, कभी किसी जात में, सब नौकरियों का जाले जाए देते हैं। जितनी नौकरी अखिलेश यादव जी की पिछली सरकार में मिली वो रिकॉर्ड थी, और फिर सरकार आएगी। अंशु अवस्थी के पास चलते हैं, काफी देर से वो खामोश है, आप लोगों को सुन रहे हैं। अंशु अवस्थी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो नारेबाजी हो रही है और चुनाव में जबकि बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसा ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं तो हमें उस पर भरोसा है कि आवाम हमें चुनेगी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, जराइम खवातीन के खिलाफ खुसूसन वो बढ़ गए हैं, क्या इन सब मुद्दों के बीच में जगह रह जाती है जिन्ना और पाकिस्तान के लिए मुद्दों के नाम पर? अंशु अवस्थी, देखिए, बीजेपी के लोग जब तक दिन में कम से कम 1000 झूठ ना बोल लें तब तक इनका खाना नहीं पचता है। इनके लिए तो वही 2 लाइनें हैं कि कहाँ तो तय था चिराग घर के लिए और कहाँ चिराग मैसर नए शहर के लिए। तो भाजपा के लोग नौकरियों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने नौकरियां दी हैं, 70 लाख नौकरियों का वादा था, और कहते हैं कि हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं। और जब उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरियों के लिए सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी चाहता है कि कहां नौकरियां दी, तो सरकार जानकारी देने से मना कर देती है। अगर आपने नौकरियां दी हैं तो बताइए कहां नौकरियां दी हैं। दूसरा, ये तो बता रहे हैं अभी, ओपी सिंह साहब बता रहे हैं कि कहां नौकरियां दी हैं, वो तो कह रहे हैं अभी बीजेपी के जो तर्जुमान है हमारे साथ। प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी के अलावा कोई भी नेता इस तानाशाह सरकार से लड़ने की ना तो हिम्मत जुटा पा रहा, न लड़ना चाह रहा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देख लिया कि लखीमपुर में जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, कौन आधी रात में बरसात से निकला था, प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही थी और सरकार को झुकना पड़ा था। हाथरस में 2:30 बजे एक रात को बेटी को जला दिया, 2:30 बजे रात में कौन निकला? प्रियंका गांधी जी। अखिलेश यादव जी तो एसी घर में रहते हैं, ट्वीट करते हैं। अंशु अवस्थी साहब, बीजेपी के तर्जुमान कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का काम किया है। मैं दूसरी बात तो एक और जोड़ दे रहा हूं, ऐसे समय में जब बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर फेल है, उस समय अखिलेश यादव जी की भी कांग्रेस की तरीके से जिम्मेदारी थी कि लोगों की आवाज बनते, नौजवानों की आवाज उठाते। अब इस समय वो जिन्ना को महापुरुष बनाने में लगे। मुझे आप बताइए कि या तो जिन्ना को महापुरुष बीजेपी के नेता मानते जो उनकी मजार पर फूल चढ़ाने जाते, चादर चढ़ाने जाते, या अखिलेश यादव जी मानते। इस देश का मुसलमान अगर किसी को महापुरुष मानता है तो अब्दुल कलाम आजाद को मानता है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मानता है, अशफाकुल्लाह खान को मानता है, महात्मा गांधी को मानता है, सुभाष चंद्र बोस को मानता है, सरदार पटेल को मानता है। जिन्ना को महापुरुष कहने वाले लोगों ने देश के उन मुसलमानों का। ओपी सिंह साहब थोड़ा ठहर के बोलिए, आप थक ना जाए कहीं, मुझे इसका ख्याल रखना होगा। अंशु अवस्थी जी भी हैं, आप थोड़ा बातें आवाम तक ठीक ठाक पहुंच भी जाए। अब्बास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के लीडर ने गिना दिया, कांग्रेस के लीडर ने यह भी कहा है कि मुल्क में, यानी खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात अभी हम कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो भी जराइम हुए उसमें समाजवादी पार्टी ने भी आवाज बुलंद नहीं की। इसका आपको इसका जवाब देना है। ट्वीट से काम चलता था, ट्वीट कर दिया, विरोध हो गया। दूसरी बात ये है जो बीजेपी कह रही है कि ये विपक्षी जो पार्टियां हैं ये लोग हमेशा देश विरोधी काम करते रहे हैं। देखिए आजम साहब जी, अभी अंशु अवस्थी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बड़े पुराना परिचय है। इन्होंने बड़ी हल्की बात कही, बड़े बाप का, बड़े घर का, और एसी कमरे और जहाज और स्कर्ट और जीन्स पहनने वाले लोग, अगर मैं बात जाऊंगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी, चार्टेड पेन में।
अखिलेश यादव धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं और आज भी खेत खलियान और जमीन पर उतरकर जितना समाजवादी पार्टी दौड़ी बताने की जरूरत नहीं है। जितनी यात्राएं अखिलेश जी करते हैं वो तो पूरे जीवन में भी नहीं कर पाएंगी। प्रियंका जी, हमें विपक्ष में है इसलिए एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। समय है पश्चिम बंगाल की तरह भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठा होकर सत्ता से बेदखल करने का, एक दूसरे की टांग ना खींचे। कौन जीना होते और तो क्या क्या नहीं होते। समाजवादी पार्टी का ये ऑफर है कांग्रेस को इत्तेहाद के लिए, अलायंस के लिए? कभी नहीं पलटा। मैं कोई इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को बल मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बल मिले। ना हमें करना चाहिए ना कांग्रेस को करना चाहिए। और अब्बास भाई हमारे मैं पुराने पहले मित्र हैं, मंत्री भी रहे मैं हैं। अपनी मैं आपसे पूछ बात लेता कर रहा हूं। हूं। अब्बास भाई, जो बातें आपने कही हम उस बात से सहमत हैं। क्या अखिलेश यादव जी को इस समय कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहिए या जिन्ना पर बात करनी चाहिए? क्या इस देश के महापुरुष जिन्ना हैं? मुझे आप बताइए। इस देश के महापुरुष अगर हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अशफाक उल्लाह खान देखिए, है, सरदार पटेल है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, नेहरू है। लेकिन जिन्ना पर बात करके बीजेपी को खाद पानी देने का काम किया कि नहीं अखिलेश यादव जी ने? अवस्थी जी, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। देखिए ओम प्रकाश जी कितना खुश हो रहे हैं, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। आजादी से पहले जिसने लड़ाई लड़ी, हम माफी मांगने वालों की बात नहीं कर रहे, माफी मांगने वालों की बात नहीं कर रहे। इस देश के लिए बात उनकी हुई जिन्होंने लड़ाई लड़ी। सकते हैं बांग्लादेश क्यों चाहे कहीं, बात उनकी। हम महापुरुष तो हमारे पास इस देश का महापुरुष वो होगा जो इस देश में ये बीजेपी के लोगों की तरीके से किराए का टिकट लेने की देखिए महापुरुष, हमारे पास महापुरुषों की कमी है क्या? अरे भाई सुन तो लो। चलिए, आप आजाद नहीं है क्या? बिल अब्दुल हमीद नहीं नाम है? क्यों लिया, इस पर एक जो है वो तकरार चल रही है। ओपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए ओपी सिंह साहब, काफी देर से मेरा कहना चाह ये रहे हैं। कहना है अब्बास जी कि 2022 के चुनाव में बहुत सभी इख्तिसार से, विपक्षी संक्षेप में। पार्टियों की, अब्बास जी एक मिनट, मैंने कहा कि 2022 के चुनाव में ये सभी विपक्षी पार्टियां जो 2019, 17, 14 से भयभीत है, इनके लिए मैं एक लाइन का पढ़ता हूं। सभी जुगनुओं ने मिलकर किया है ऐलान, हम सब मिलकर सूरत को हटाएंगे। इनकी स्थिति वही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप तमाम ने अपनी बातें रखी हैं, अपने दावे भी रखे हैं। अब्बास कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन ये इत्तेहाद नहीं, अलायंस